अंधेरे पर्दे पर खून की एक कहानी थी। हर सीट के पीछे छुपी कोई निशानी थी। सच दबा था सालों से उस खामोश थिएटर में। एक रूह भटकती थी अपने ही सफर में। जिसने किया था जुल्म वही डर में सिमट गया। अपनी ही सजा बनकर अंधेरा उसे निकल गया। दिशा अपने ऑफिस में बैठी है और अपने फोन में देख रही है। तभी उसकी दोस्त नालिनी वहां आती है। उसके हाथ में एक अखबार होता है। दिशा उसे देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है। अरे तुम? हाँ हाँ, मैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ कैसा जा रहा है PS1? क्या बताऊं यार, कोई केस ही नहीं है। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। अगर और 1 महीने ऐसा हुआ तो शायद मुझे ये सब बंद करके फिर से अपना सॉफ्टवेयर प्रोफेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहती। ऐसा ना हो, उसका सॉलिड प्लान है मेरे पास। क्या सच में? वो क्या है? नालिनी आकर अखबार उसकी टेबल पर रख देती है। दिशा अखबार की हेडलाइन को ध्यान से देखती है। हेडलाइन में लिखा होता है, सिनेमा कट थिएटर में एक और रहस्यमयी मौत। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? शायद ये तो 4 दिन पहले की न्यूज है ना? हाँ, पिछले 3 महीने में ये सिनेमा कट थिएटर में होने वाली 6ठी मौत है। मेरा एक रिलेटिव वहीं काम करता है, उसने मुझे इसके बारे में बताया। सच? पर ये खबर तो शायद पहली बार ही बाहर आई है ना? हाँ, इसके पहले जितनी भी मौत हुई, थिएटर वालों ने मुआवजा देकर उनकी फैमिली को चुप करा दिया। ये केस नहीं हो पाया। इंटरेस्टिंग। मेरे रिलेटिव ने बताया था कि थिएटर के स्क्रीन नंबर 3 में कोई शैतानी साया है। इसके बारे में उन्हें कहीं भी बताने के लिए मना किया गया है। क्या ऐसा सब मुमकिन है? इतनी बड़ी बात छुपाना? तुम्हें पता है इस थिएटर का मालिक कौन है? कौन है? एक्स गैंगस्टर टर्न्ड MLA चंद्र प्रकाश मिश्रा। क्या पता उससे रिलेटेड कुछ हो? दिशा नालिनी की तरफ देखती है और सहमति में सिर हिलाती है। दोनों की नजर फिर से अखबार की हेडलाइन पर चली जाती है। कुछ दिन बाद आगरा के प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है। ट्रेन से उतरती है दिशा। वो इस थिएटर के मामले की आगे की जांच करने आगरा आई है। उसके हाथ में एक डफल बैग होता है। उसी दिन शाम को दिशा एक ऑटो रिक्शा से थिएटर के गेट पर उतरती है। वो मुड़कर ऑटो वाले से किराया पूछती है। कितना हुआ भैया? 250 रुपए। दिशा अपना हैंडबैग खोलती है और किराया देने के लिए पैसे ढूंढने लगती है। वैसे यहाँ क्यों आई हैं? कहते हैं यहाँ भूत है, बस उसी के बारे में पता करने आई हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता ना किया जाए तो ही अच्छा होता है। क्या मतलब? ऑटो वाला थिएटर की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दिशा कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती है, समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो उसे नजरअंदाज करके गेट के अंदर चली जाती है। थिएटर के ऑफिस में दिशा विधायक चंद्र प्रकाश के सामने बैठी है। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि थिएटर की जांच करने दी जाए ताकि यहाँ फैली भूत की अफवाह को खत्म किया जा सके। मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे बस एक मौका दीजिए। देखिए, मैं बिना मतलब की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता। आप इसे अपनी प्रोफाइल के लिए यूज करेंगी, ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अगर यहाँ कुछ भी मिलता है तो मैं उसे यूज करूंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चंद्र प्रकाश कुछ देर सोचते हैं और फिर सहमति में सिर हिला देते हैं। बस एक रात, उसके बाद आप यहाँ से चली जाएंगी। दिशा भी सहमति में सिर हिलाती है। रात को दिशा की मुलाकात रतन से होती है, जो बुजुर्ग है और थिएटर की देखभाल करता है। उसके चलने में हल्की सी लंगड़ाहट है और उसकी आंखें एक जगह टिकती नहीं हैं। उसके हाथ में चाबियों का भारी लोहे का गुच्छा है, जो उसके हर घबराए कदम के साथ खनकता रहता है।
वो दिशा को दया और डर के मिले जुले भाव से देखता है, जैसे वो उसे चाबियां नहीं बल्कि कोई सजा दे रहा हो। साहब ने कहा है कि आपको स्क्रीन 3 की इजाजत है, पर अगर मेरी माने तो अभी भी वक्त है, वापस लौट जाइए। यहाँ दीवारों के भी कान हैं और पर्दे के पीछे आंखें हैं। थैंक्स रतन जी, पर मैं यहाँ डरने नहीं, काम करने आई हूँ। क्या आप मुझे स्क्रीन 3 का दरवाजा दिखा सकते हैं? रास्ता तो छोटा है, आइए मेरे पीछे। वो दोनों हल्के अंधेरे वाले कॉरिडोर से चलते हैं। दीवारों पर लगे पुराने फिल्मों के पोस्टर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो उन्हें जाते हुए देख रहे हों। रतन एक भारी दरवाजे के सामने रुकता है जिस पर सुनहरे रंग में 3 बना होता है। वो दरवाजा खोलता है और कुंडी खुलने की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। वो दिशा को एक टॉर्च देता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। दिशा हॉल के अंदर जाती है। वहां बहुत ठंड होती है, लॉबी से भी ज्यादा। उसकी सांस से हल्की धुंध सी बनती है। हॉल बहुत बड़ा होता है, सीटों की लंबी कतारें ऊपर तक जाती हैं। वो टॉर्च जलाकर बीच के रास्ते से आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज कारपेट में दब जाती है। वो रो नंबर डी तक पहुंचती है और उसकी रोशनी सीट D23 पर टिक जाती है। सीट साधारण दिखती है, लेकिन उसके आसपास अजीब सी खामोशी होती है। उसे हेडलाइन की बातें याद आती हैं। वो अपना डफल बैग खोलती है और अपना सामान निकालने लगती है। वो कोई पूजा की चीजें नहीं निकालती, बल्कि एक थर्मल कैमरा और लैपटॉप निकालती है। वो सीट D23 के पास सेंसर लगाती है और बगल वाली सीट पर एक रिकॉर्डर रख देती है। अगर यहाँ कुछ है तो उसका कोई ना कोई एनर्जी सिग्नेचर जरूर होगा। शैतानी साया हो या महज एक वहम, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही दिशा टाइप करती है, लैपटॉप की कीज की आवाज एक लय में चलती रहती है। अचानक उसकी स्क्रीन पर तापमान 18 डिग्री से सीधे 4 डिग्री पर आ जाता है। उसी समय फर्श में एक धीमी भारी सी गूंज महसूस होती है। हॉल के सामने लगी स्क्रीन, जो अब तक खाली थी, अचानक झिलमिलाने लगती है। उस पर तेज रोशनी नहीं बल्कि हल्की हरी सी अजीब चमक दिखाई देती है। दिशा अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर ऊपर देखती है। थर्मल कैमरे में स्क्रीन के सामने एक बड़ी सी आकृति दिख रही होती है, लेकिन आंखों से वहां कुछ भी नजर नहीं आता। वो टॉर्च उठाकर स्क्रीन की तरफ रोशनी डालती है। हरी चमक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी जगह एक आवाज सुनाई देती है, पॉपकॉर्न चबाने की आवाज। ये आवाज सीट D23 की तरफ से आ रही होती है। दिशा धीरे धीरे टॉर्च उस सीट की ओर घुमाती है। सीट खाली होती है, लेकिन उसका कपड़ा दबा हुआ लगता है, जैसे वहां कोई बैठा हो। कौन है वहां? जो भी हो सामने आओ। पॉपकॉर्न चबाने की आवाज अचानक बंद हो जाती है। उसी समय हॉल में एक ठंडी हवा चलती है, जबकि कहीं भी कोई खिड़की या रास्ता खुला नहीं होता। अचानक बगल वाली सीट पर रखा रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है, लेकिन उसमें से वो आवाज नहीं आती जो दिशा ने रिकॉर्ड की थी। नहीं! दिशा तुरंत रिकॉर्डर उठाती है और ध्यान से सुनती है। उसे समझ आता है कि उसमें किसी के चीखने की आवाज है, लेकिन साफ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। पीछे कहीं प्रोजेक्टर चलने की आवाज भी सुनाई देती है। दिशा समझ जाती है कि इसका संबंध प्रोजेक्टर रूम से है। वो तुरंत उठती है और तेजी से प्रोजेक्टर रूम की तरफ भागती है। दिशा प्रोजेक्टर रूम में पहुंचती है। कमरा छोटा होता है और उसमें जली हुई तेल जैसी गंध फैली होती है। बीच में एक पुराना 35mm प्रोजेक्टर रखा होता है। हैरानी की बात यह होती है कि प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा होता है। उसके पीछे कोई नहीं है, फिर भी उसकी रीलें घूम रही होती हैं। वो धीरे धीरे मशीन के पास जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो नीचे हॉल की तरफ देखने के लिए छोटे से शीशे से झांकती है। ऊपर से देखने पर उसे सीट D23 पर कोई बैठा हुआ दिखता है।
वो एक आदमी होता है जिसने पुरानी और फटी हुई प्रोजेक्टर चलाने वाली वर्दी पहन रखी होती है। वो सीधा उसी की तरफ देख रहा होता है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय प्रोजेक्टर के लेंस से तेज चुभने वाली रोशनी चमकने लगती है। दिशा अपनी आंखों को हाथ से ढक लेती है। कुछ घंटों बाद दिशा प्रोजेक्टर रूम में होश में आती है। वो इधर उधर देखती है कि वहां कोई है या नहीं। वो जल्दी से उठती है और नीचे हॉल की तरफ देखने के लिए झांकती है, लेकिन अब वहां कोई नहीं होता। वो समझ जाती है कि ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। दिशा वापस उस जगह पर आती है जहां उसने अपना सामान लगाया था। वो जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगती है और सारे उपकरण बंद कर देती है। जैसे ही वो जाने के लिए उठती है, सामने की स्क्रीन अपने आप चलने लगती है। उस पर एक फुटेज दिखती है जैसे किसी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो, जिस पर तारीख लिखी होती है 21 मार्च 2011। स्क्रीन पर थिएटर का ही प्रोजेक्शन रूम दिखता है। वहां जवान चंद्रप्रकाश मिश्रा खड़ा होता है, दुबला और खतरनाक सा। वो एक युवक अमन से बहस कर रहा होता है जो वहां प्रोजेक्टर चलाने वाला होता है। तूने मेरे लाख मना करने पर भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा ना? अब इस गलती की सजा तुझे मैं दूंगा। नेताजी, मैं सच कह रहा हूं, मैं आशिका से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। प्यार का जज्बा तेरे सिर चढ़ चुका है, इसको तो मुझे उतारना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चंद्रप्रकाश उसे गले से पकड़ लेता है और प्रोजेक्टर चालू कर देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? चंद्रप्रकाश धीरे धीरे अमन का सिर प्रोजेक्टर के बड़े घूमते हुए पुली की ओर ले जाता है। नेताजी नहीं। और इसी के साथ चंद्रप्रकाश अमन का सिर उस घूमते हुए पुली में जोर से ढकेल देता है, जिससे उसका सिर तुरंत कुचल जाता है। खून के छींटे पूरे प्रोजेक्शन रूम की दीवारों पर और चंद्रप्रकाश के चेहरे पर फैल जाते हैं। कुछ देर बाद चंद्रप्रकाश सीट D23 पर बैठा होता है। तभी रमन वहां आता है। चंद्रप्रकाश अमन के शरीर को एक बोरे में भर देता है और रमन उसे बाहर ले जाता है। इसके बाद स्क्रीन बंद हो जाती है। सच्चाई जानकर दिशा पूरी तरह सहम जाती है। वो वहीं बैठ जाती है जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो। ये सिर्फ किसी भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी जिसे छुपाया गया था। अमन की आत्मा बस सच्चाई दिखाना चाहती थी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। दिशा घबराकर पीछे मुड़ती है। वहां चंद्रप्रकाश खड़ा होता है। उसके हाथ में साइलेंसर वाली बंदूक होती है जो सीधे दिशा की ओर तनी होती है। मैंने कहा था ना दिशा, तुम अपनी प्रोफाइल के लिए इसे यूज करोगी। तुमने वो देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम मेरी इस सिनेमा का हिस्सा बन जाओगी। आपने अमन को मार दिया? हाँ, मार दिया, और अब अगली बारी तुम्हारी है। अब आगे की कार्रवाई ऊपर जाकर करना। चंद्रप्रकाश आगे बढ़ता है। उसकी उंगली ट्रिगर दबाने वाली होती है। दिशा पीछे हटती हुई उसकी ओर देखती है। अगर मैं मरी तो ये पूरा डेटा क्लाउड पर चला जाएगा। आपकी सारी करतूतें लाइव स्ट्रीम हो जाएंगी। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है लड़की, मैंने जैमर लगवा रखे हैं। तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी। जैसे ही चंद्रप्रकाश बंदूक को आंखों के सामने उठाता है, अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। थिएटर के स्पीकर्स में एक अजीब और तेज आवाज गूंजने लगती है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चंद्रप्रकाश घबराकर अंधेरे में 3 गोलियां चला देता है। फिर वो जल्दी से अपना फोन निकालकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। इसी बीच उसे महसूस होता है
कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत मुड़कर एक और गोली चला देता है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि दिशा अब जमीन पर गिर गई होगी। कहा था ना, मुझसे पंगा मत लेना, मैं हूं ही बड़ा घटिया किस्म का। वो टॉर्च की रोशनी फर्श पर डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही वो टॉर्च ऊपर उठाता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने अमन की आत्मा खड़ी होती है। नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो पीछे की ओर गिरते हुए टॉर्च पीछे घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो जल्दी से प्रोजेक्शन रूम की तरफ देखता है और वहां एक परछाई नजर आती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे चकमा दे रही है। वो भागते हुए प्रोजेक्शन रूम की तरफ जाता है। चंद्र प्रकाश प्रोजेक्शन रूम में पहुंचता है और लाइट जला देता है। बाहर निकल, कहां छुपकर बैठी है? अगर सच में अपनी मां का दूध पिया है तो निकल के मेरे सामने आ। याद रखना, जिस दिन तू मिली ना, तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे 8 साल पहले उस कुत्ते के बच्चे को मां। उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ जाता है और अंदर से जोर जोर से उसे पीटने लगता है। अबे खोल खोल, निकाल मुझे यहां से। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। उसी समय प्रोजेक्टर की पुली अपने आप चलने लगती है। टिमटिमाती रोशनी में चंद्र प्रकाश उसे देखता है और उसके अंदर डर बढ़ने लगता है। अचानक फर्श पर पड़ी रीलें अपने आप उसके पैरों पर चढ़ने लगती हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं। तब तक रीलें उसके पूरे शरीर पर लिपट जाती हैं और उसकी हरकत रुक जाती है। उसी समय उसके पीछे अमन की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। चंद्रप्रकाश के शरीर में उलझी रील का सिरा चलती हुई पुली पर चढ़ जाता है और उसी के साथ चंद्रप्रकाश की मौत भी उसी तरह हो जाती है जैसे 8 साल पहले अमन की हुई थी। अमन की आत्मा वहीं खड़ी उसे देखती रहती है। कुछ देर बाद स्क्रीन नंबर 3 के हॉल में दिशा बेहोश पड़ी होती है। पहले वो तेज आवाज की वजह से गिर गई थी और किस्मत से वो चंद्र प्रकाश से कुछ दूर ही आगे गिरी होती है। धीरे धीरे वो होश में आती है और कुर्सी के सहारे बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान प्रोजेक्शन रूम की तरफ जाता है। वो वहां अमन को देखती है। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा लगता है और उसकी आंखें शांत होती हैं। दिशा तुरंत समझ जाती है कि अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है और चंद्र प्रकाश वहीं पहुंच चुका है जहां उसे होना चाहिए था। कुछ समय के बाद दिशा थिएटर से बाहर आती है। तभी नालिनी अपनी कार से आती है, जल्दी से उसके पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। दिशा, तुम ठीक तो हो? कल रात को तुम्हारा इमरजेंसी सिग्नल मिला तो मैं पहली ट्रेन लेकर यहाँ आ गई। दिशा पीछे मुड़कर थिएटर की तरफ देखती है। सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अब शायद इस थिएटर में कोई मौत नहीं होगी। पर हुआ क्या? लंबी कहानी है, बताती हूँ। नालिनी सहमति में सिर हिलाती है। दिशा और नालिनी दोनों कार में बैठ जाती हैं और कार वहां से चली जाती है।